हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना ये आपका लेक्चर नंबर 3 होगा हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज का, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस की। और लेक्चर नंबर 3 अगर हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिस से अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको क्लास 10 की फिजिक्स पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। बस आपका यहाँ पे केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स बचे हैं इसको मिला के। और इसके बाद आपका यहाँ पे बायो के 4 चैप्टर्स बचे हैं, जिसके साथ हमारे यहाँ पे 10th क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। और 9th क्लास हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सारी वीडियोस आपको 9th और 10th की एक ही प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको यहाँ पे ज़रूर आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मार्क पीडीएफ है, इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली मार्क मिलेगी। जो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब यहाँ पे मार्क कर रखी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे साथ ही में सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है, तो आप उसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जैसे नाम ही देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये हमारा है यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। और आपको जैसे पहले मैंने बताया था, फिजिक्स के बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जब हमने यहाँ पे फिजिक्स करी थी, तो सेम तरीके में जो आपका यहाँ पे केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल जैसे हो गया, आपका मेटल नॉन मेटल्स हो गए, और खासकर आपके जो रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स है, ठीक है, या फिर आप बोलो यहाँ पे सॉल्ट बेस्ड जो चैप्टर्स है, ये सब ज्यादातर चैप्टर्स आपको ना 10th क्लास में ही देखने को मिलेंगे, जैसे एसिड बेस्ड सॉल्ट है आपका। ठीक, इसके अलावा फिर आपका जो क्लास 9th है, वहाँ पे मैटर वाले चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोलॉइड से रिलेटेड या फिर सेपरेटिंग प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9th एंड 10th बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिक साइंस है, तो यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चैप्टर्स में से एक है, जिसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं रेगुलरली। तो यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। तो देखो, मेटल एंड नॉन मेटल को बेसिकली यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कि कौन सा आपका यहाँ पे एलिमेंट मेटल की कैटेगरी में आएगा, कौन सा आपका नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा, और कौन सा आपका मेटेलॉइड होता है, ठीक है। तो मेटेलॉइड क्या होते हैं, वो बेसिकली आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपके लाई करते हैं। तो वो हम यहाँ पे आगे आएंगे, वहां पे हम और डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो दो हैं, वो आपके मेटल एंड नॉन मेटल है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे ये इनकी पहली प्रॉपर्टी होती है, लस्टर करते हैं ये, ठीक है। लस्टर मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे ये शाइन करते हैं, इनके पास शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं या फिर लस्टर होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो शाइन करते हैं, ठीक, मतलब चमकते हैं एक तरीके से, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। ये आपकी है पहली प्रॉपर्टी, इसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं, दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जनरली आपके जो ये मेटल्स होते हैं ना, ज्यादातर आपके यहाँ पे हार्ड मेटल्स ही होते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे कम मेटल्स है जो यहाँ पे सॉफ्ट रहेंगे, वो भी आपको यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे जरूर देख लेना, पर इतना याद रखना कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे मान लो 100 मेटल है, तो 100 में से आपके यहाँ पे 90 से ऊपर परसेंटेज में आपके यहाँ पे मेटल्स हार्ड रहते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे मेएबिलिटी। अब मेएबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि आपकी ऐसे मेटल्स भी आपके पास होते हैं जो थिन शीट्स में आपके यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, तो जिनकी मदद से आप यहाँ पे थिन शीट्स बना सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे मेएबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपके यहाँ पे ये भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपकी है दूसरी प्रॉपर्टी मेटल्स की, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टाइल होते हैं आपके जो मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का है कि मेटल्स के हेल्प से आप यहाँ पे वायर्स बना सकते हो। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आपका कॉपर वगैरह आपका होता है, ठीक है। तो उसकी मदद से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वायर्स बना सकते हो। यही सेम चीज आपका यहाँ पे गोल्ड भी है, और गोल्ड आपका सबसे ज्यादा डक्टाइल आपका मेटल होता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लें, ये आपका एक स्टैटिक पॉइंट है, यहाँ पे इसको स्टामा करके आप यहाँ पे जरूर इसको याद रख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक तौर पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन बेसिकली आपको दे रखा है कि 2 किलोमीटर लेंथ की आपकी एक वायर बन जाती है सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये दे रखा है, तो यहाँ पे इसको जरूर याद रख लेना, वरना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। पर हाल फिलहाल में आपको जैसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, और ये आपका एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, फैक्ट है, तो पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना यहाँ पे कि मेबिलिटी आपका पहला था लस्ट्रस, दूसरा आपका मेबिलिटी जहाँ पे थिन शीट्स बनाते हैं, फिर डक्टिलिटी जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे अपना वायर्स बना सकते हैं, ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं नीचे की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ प्रॉपर्टी, वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे हीट के, ठीक है। तो हीट के आपके यहाँ पे गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसके यहाँ पे जो आपके मेटल्स है ना, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हीट के अच्छे कंडक्टर यहाँ पे अच्छे कंडक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया
कि ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। फिर बाकी आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, इसको यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। सिल्वर और कॉपर आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपके बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, तो ये भी याद रख लेना, लेड एंड मरकरी जो है वो कंपेरेटिवली आपके यहाँ पे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। तो ये आपका था फोर्थ आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी मेटल्स की। पहली लस्ट्रस थी, दूसरी मेबिलिटी, तीसरा डक्टाइल, और फोर्थ आपका यहाँ पे कि मेटल्स आपके कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे गुड कंडक्टर होते हैं आपके हीट के। और उसमें भी एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर याद रखना है। और क्यों गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, वो आपकी है यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सोनरस। सोनरस मतलब होता है कि अगर आप उस पे ना कुछ मारोगे, हल्का से ऐसे टच कर दोगे तो वहां पे आवाज आएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मेटल्स होते हैं जो सोनरस नेचर के होते हैं, जिसको आप हल्का सा भी मारोगे उसको, तो वो यहाँ पे साउंड क्रिएट करते हैं, उनसे यहाँ पे साउंड हमें सुनाई देती है। तो ये आपके यहाँ पे मेटल की पांचवी प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे ये आपका एक स्टैटिक पॉइंट है, तो इसको यहाँ पे जरूर याद रख लेना कि आपने जैसे देखा होगा जो आपकी वायर्स होती है ना, उस पे आपके ऊपर से जो लेयर लगी होती है उसको हम लोग बेसिकली पीवीसी बोलते हैं, या फिर आप उसको यहाँ पे रबर लाइक मटेरियल भी बोल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ठीक है, पीवीसी का। तो यहाँ पे जो जैसे आपका अलग अलग कलर की होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में अपने फिजिक्स में, कि आपका रेड कलर जो आपका यहाँ पे मार्क करते हैं हम लोग यहाँ पे लाइव वायर से, ग्रीन कलर की अगर ऊपर से कवरिंग है तो उसको हम अर्थ वायर बोलते हैं, ब्लैक कलर है तो आपका न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल और लाइव वायर अगर एक दूसरे से कनेक्शन में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, करंट आपका एकदम इंक्रीजिंगली आपका यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है तब। तो यहाँ पे ये सब आपके जो ऊपर वाली लेयर है ना, उस वही बेसिकली हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं पीवीसी, हम पीवीसी एक तरीके से बोलते हैं उसको, या फिर रबर लाइक मटेरियल से आप यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट है जिसके थ्रू करंट बेसिकली आपका फ्लो होता है, उसको कवर करने के लिए कि आपको यहाँ पे कोई करंट ना लगे, तो उसका यहाँ पे यूज किया जाता है, वो मटेरियल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है, यहाँ पे कोटिंग है ये। तो ये सब आपके थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे चीजें थी आपके मेटल से रिलेटेड, तो इनको तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी तक देखो हमने यहाँ पे क्या देखा इंपॉर्टेंट के तौर पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊपर से एक बार देख लेते हैं वापस। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा मेबिलिटी आपका यहाँ पे लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे लस्टर दे रखा है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। दूसरा हमने देखा कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो आप इसको भी दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं दोगे। तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि आपके मेटल्स जो यहाँ पे होते हैं जनरली यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हार्ड होते हैं। तीसरा आप बोल रहे हो यहाँ पे कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे मेबिलिटी उनकी होती है, मतलब यहाँ पे हम लोग उनकी हेल्प से थिन शीट्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर फोर्थ आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब इनकी मदद से हम लोग यहाँ पे थिन वायर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए यहाँ पे फोर्थ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दे रखा था कि यहाँ पे ये गुड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे हीट के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हीट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुड कंडक्टर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपके ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो यहाँ पे ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनको आप यहाँ पे इसकी छठी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो सिक्स प्रॉपर्टी हो गई इनकी, ठीक है। और कौन कौन से आपको एग्जांपल भी दे रखा है, सिल्वर और कॉपर आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो बेस्ट कंडक्टर का, और पुअर कंडक्टर में आप यहाँ पे लेड एंड मरकरी का एग्जांपल रख सकते हो यार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला कि हमारा यहाँ पे कितने हो गए थे, सिक्स हो गए थे। अब यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे सेवन प्रॉपर्टी, जो आपकी हो गई यहाँ पे सोनरस, ठीक है। सोनरस मतलब यहाँ पे अगर आप हल्का सा भी टच करोगे तो आपको यहाँ पे आवाज सुनाई देगी, आपका यहाँ पे साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये आपका यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा, ठीक है, ये वायर्स आपके यहाँ पे जो क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एट प्रॉपर्टी ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे ये गुड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। ये भी पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि गुड कंडक्टर है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे ये आपकी बन जाएगी यहाँ पे एट पॉइंट बन जाएगा आपका ये, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक नाइन्थ पॉइंट और बोल लो कि यहाँ पे ये हाईली डेंस होते हैं, ठीक है, हाईली डेंस होते हैं यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे नाइन्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक। तो ये आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, याद रख लेना। आपका यहाँ पे लिक्विड जो आपका मेटल है यहाँ पे, वो आपका है यहाँ पे मरकरी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा मेटल आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मरकरी, ठीक है। वहीं पे आपके दो ऐसे एलिमेंट है, या फिर आप बोलो मेटल है, एक आपका है यहाँ पे गैलियम, ठीक है, गैलियम जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं Ga से, और दूसरा है आपका यहाँ पे सीजियम, ठीक है, सीजियम।
जिसको हम लोग यहाँ पे CE से करते हैं। तो ये दोनों ना यहाँ पे आपके 303 केल्विन पे आपके यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है। रूम टेम्परेचर आप यहाँ पे 273 बोलते हो, तो 273 से यहाँ पे ऊपर के अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वहाँ पे ये दोनों भी आपके जो एलिमेंट है ये भी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे अगले टॉपिक पे, वो है आपका यहाँ पे नॉन मेटल। अब नॉन मेटल अगर आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू आपके मेटल से, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, सल्फर, ये सब आपके यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, ठीक। और यहाँ पे जो आपके नॉन मेटल्स है या तो ये आपके सॉलिड होते हैं या फिर आपके यहाँ पे ये गैस होते हैं। सिर्फ एक लौता आपका यहाँ पे लिक्विड है यहाँ पे नॉन मेटल, वो है आपका यहाँ पे ब्रोमीन। तो ये भी प्लीज यहाँ पे याद रख लेना कि एक लौता नॉन मेटल जो आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो आपका ब्रोमीन है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब आपके यहाँ पे कैसे होते हैं, वो सब के सब आपके या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर बाकी प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉन मेटल्स की, तो ना तो ये आपके लस्ट्रस होते हैं, ना ही आपके मेबल होते हैं, ना ही आपके डक्टाइल होते हैं, ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे अपोजिट है एक तरीके से आपके मेटल्स की प्रॉपर्टी से। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जरूर याद रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी है कि आपका जो लिक्विड है यहाँ पे मरकरी, आपको यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे ये एक मेटल है जो आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। बाकी फिर आपके यहाँ पे ये दो ऐसे हैं जो 303 केल्विन पे भी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, पर ये अबव आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब अबव करके आप यहाँ पे मेटल्स को आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो लिक्विड पे, पर रूम टेम्परेचर पे आपका यहाँ पे मरकरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर वही सेम चीज आपको यहाँ पे नीचे दे रखे गैलियम और सीजियम आपके लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उसको हाई मेल्टिंग कर दोगे ना, यहाँ पे मतलब एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो ये भी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो वही सेम चीज आपकी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ठीक है। फिर आप आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो देखो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि आयोडीन जो है तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे नॉन मेटल, पर तब भी यहाँ पे ये लस्ट्रस होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ आपके ऐसे एक्सेप्शंस है जो आपको यहाँ पे जरूर याद रख के चलना है। इसी की वजह से आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन जनरली आपको ना देखने को मिलेगा कि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि ग्रेफाइट जो है आपका, तो ग्रेफाइट आपका यहाँ पे एक कार्बन का एलोट्रोप है और वो आपका अच्छा कंडक्टर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का। पर आपको ये भी पता होगा कि वो आपका जो एलोट्रोप है वो आपका यहाँ पे कैसा है, वो आपका एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी आपका वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी आपका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसी सेम तरीके से जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो जनरली आपके यहाँ पे लस्ट्रस नहीं होते हैं, मतलब शाइन नहीं करते हैं। पर आयोडीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लस्ट्रस होता है, ये शाइन करता है, ये आपका एक एक्सेप्शन है। तो इसको भी प्लीज यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना। अब देखो वही नीचे जो अभी मैं आपको बता रहा था वही इन्होंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि कार्बन आपका जो है एक नॉन मेटल है। तो इसके अलग अलग आपके एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे फुलेरीन है, यहाँ पे C60 जो आपको थोड़ा फुटबॉल शेप में देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ पे अगला चैप्टर जब करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी। फिर ऐसे ही आपके दो और होते हैं जिसको हम, एक तो हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, एक आपका होता है यहाँ पे डायमंड, ठीक है। तो डायमंड आपका सबसे, आप बोलते हो यहाँ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस, आप एक तरीके से बोल सकते हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ग्रेफाइट है ये भी आपका एक नॉन मेटल है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, तो आपका नॉन मेटल हुआ। और ये तब भी आपका एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों आपके यहाँ पे एक्सेप्शन हो गए। फिर उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सब आपके सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, ये आपके यहाँ पे हार्ड होते हैं। पर मैंने उस टाइम भी आपको बोला था उस टाइम कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो आपके सॉफ्ट होते हैं नेचर में। अब यहाँ पे ही आपको एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि लिथियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ये आपके यहाँ पे सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। इनको इसलिए यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना भी बहुत अच्छे से जरूरी है, क्योंकि ये आपके ना ये रिएक्ट कर दे, बहुत ज्यादा इजी है इनका यहाँ पे रिएक्ट करना। तो इसलिए इनको यहाँ पे प्रिजर्व करके भी अच्छे से यहाँ पे इसको रखा जाता है। और इनको ना हम लोग यहाँ पे लाइट मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे लाइट मेटल्स बोलते हैं। और लाइट मेटल्स आप एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। लाइट मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनको लाइट मेटल्स भी यहाँ पे बोला जाता है। अब ये कौन कौन से हो गए, जैसे आप अभी आपको ये तीन दिख रहे हैं ना, लिथियम,
सोडियम और आपका यहाँ पे पोटेशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं। अब लिथियम को तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर, ठीक है, पैराफिन वैक्स के अंदर, ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए। इसी सेम तरीके से आपका जो सोडियम और पोटेशियम है, इन दोनों को हम लोग रख देते हैं यहाँ पे कैरोसिन ऑयल में, ठीक है, कैरोसिन ऑयल में हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो वही सेम चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है, और जो आपका सोडियम है इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं नाइफ से। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है कि जो भी आपके सॉफ्ट मटेरियल्स, सॉफ्ट आपके मेटल्स हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे नाइफ के हेल्प से भी कट कर सकते हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। पर क्योंकि आपको जैसे ऊपर मैंने बता रखा था कि जनरली ज्यादातर जो आपके मेटल होंगे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई रहेगा। पर कुछ कुछ जगह पे आपको ना एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले नॉन मेटल के केस में लस्ट्रस में आयोडीन को देखा था, और हमारे यहाँ पे कंडक्टर ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी में हमने यहाँ पे ग्रेफाइट को देखा था, जो खुद में एक आपका एक नॉन आपका मेटल है, तब भी वो यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी सेम तरीके से आपके यहाँ पे जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं, वो आपके हार्ड फॉर्म में ही होते हैं। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है लिथियम सोडियम पोटेशियम के, जो यहाँ पे सॉफ्ट है, जिनके यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे लो है, लो डेंसिटी भी है। तो ये आपके यहाँ पे एक्सेप्शन है, और इनको हम लोग यहाँ पे नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इनको प्रिजर्व करके भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ताकि ये रिएक्ट ना करे इजीली। तो प्रिजर्व करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे इन जगहों में हम लोग यहाँ पे रखते हैं इन तीनों को, ठीक है। तो ये सब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अगली चीज आपको दे रखी है, यहाँ पे देखो ये याद रख लेना कि ज्यादातर जो आपके यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो आपके यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जब भी वो पानी में डिजोल्व होंगे। और जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा रिवर्स फॉर्म देखने को मिलेगा, या तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको यहाँ पे याद रख लेना कि नॉन मेटल्स आपके ऑक्सीजन, जो आपका एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपके फॉर्म करते हैं, और जो मेटल्स हैं ये आपके बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट हो जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो ये अभी हमने यहाँ पे पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे शुरू के दोनों चैप्टर्स में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मैग्नीशियम की जो हम रिबन को हम लोग जलाते हैं, तो हमें यहाँ पे व्हाइट फ्लेम देखने को मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें यहाँ पे नीचे गिरती हुई नजर आती है, तो उसके एशेज हमें देखने को मिलते हैं व्हाइट कलर के। तो वो सब हमने यहाँ पे बहुत बार पहले देख रखा है, हमें व्हाइट कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। ये सब हम यहाँ पे पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछले यहाँ पे चैप्टर्स में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यहाँ पे ये है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आपकी एक वर्ड इक्वेशन दे रखी है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जब भी आप मेटल को ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपको ना एक मेटल ऑक्साइड देखने को मिलती है, ठीक है। और यही आपका यहाँ पे ऊपर, यही तो आपका यहाँ पे टॉपिक था कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे यही देखा कि आपके मेटल्स किस तरीके से बर्न होते हैं यहाँ पे एयर में, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आपके मेटल्स है जब वो यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो वो वही सेम चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि जब भी आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो आपका यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने ऊपर देखा था कि मेटल जब भी आपके यहाँ पे कोई ऑक्साइड बनाते हो, आपकी बेसिक ऑक्साइड बनती है, जैसे हमने ऊपर देखा भी था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेना। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये आपका यहाँ पे ब्लैक ऑक्साइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि जब भी आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसके ऊपर पिछले साल आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली आप देखोगे ना, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कहने का, कि जो आपके यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमने यहाँ पे अभी जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, है ना, ये हमने यहाँ पे देखा था। इसी सेम तरीके से आपके ना कुछ ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे दे भी रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको यहाँ पे एक दे रखा है एग्जांपल, एक आपको यहाँ पे जिंक ऑक्साइड दे रखा है एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो आपके एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं। तो ऐसे जो भी ऑक्साइड्स हैं जो यहाँ पे दोनों ही नेचर को शो करे, एसिडिक को भी शो करे और बेसिक को भी शो करे, इन इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो यहाँ पे एसिडिक नेचर और आपका बेसिक नेचर, ठीक है, यहाँ पे दोनों को ही शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसी को ही अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया कि सच मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxide, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरा जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं वो ये बोल सकते हैं कि आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं
जो कि आपके एसिड और बेस दोनों के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके सॉल्ट और यहाँ पे पानी मतलब वाटर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल है आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। और वो भी यहाँ पे आपको रिएक्शंस के साथ याद रखोगे ज्यादा अच्छा है। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्टैटिक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। जैसे अभी तक हम लोग यहाँ पे यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ना कि आपका मेटल किस तरीके से बर्न करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो मेटल ऑक्साइड आपकी यहाँ पे बनती है। फिर हमने देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। अब इसी में ही तीसरा पॉइंट आपका है कि जब आप यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स हम जो यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके ना ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं। वो डिसॉल्व यहाँ पे जब भी करते हैं तो बेसिकली वो आपके ना एल्कलीज बनाते हैं, जो आपके कुछ कुछ आपके जो डिसॉल्व कर जाते हैं पानी में, तो वो आपके यहाँ पे एल्कलीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक। और इसमें आपका यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ये आपको रिएक्शन दे रखा है, इसको भी आप जरूर गो थ्रू कर सकते हो कि आपके ये दोनों यहाँ पे एल्कलीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पे चलते हैं, तो आगे जैसे आपको यहाँ पे पता है हर एक मेटल की अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि हर एक जो आपका मेटल होगा वो सेम स्पीड में आपका रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, सेम रेट में रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि हर एक मेटल की अलग अलग आपके यहाँ पे रिएक्टिविटी होती है, आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो आपका यहाँ पे अलग चीज है, ठीक है। अब इसी में हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि आपके लाइट मेटल्स थे पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। तो ये जो तीनों हैं इनको हमने कैसे स्टोर करके रखना है ये भी हमने देखा, क्यों स्टोर करते हैं, ताकि ये इजीली रिएक्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर आप इसको ओपन छोड़ दोगे और यहाँ पे ये रिएक्ट कर जाएंगे तो यहाँ पे ये जैसा आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आग लग सकते हैं इजिली, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही आप बोल सकते हो यहाँ पे विग्रेसली आपके यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक। फिर आगे हम यहाँ पे आप नेक्स्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक, कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो आपका आयरन है ना वो आपका यहाँ पे बर्न नहीं करता है हीट करने पे, पर जो आयरन फिलिंग्स है वो बेसिकली आपकी यहाँ पे जल्दी तेजी से यहाँ पे आपकी बर्न कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि आपको ना ऑक्सीडेशन थोड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आपको ना एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड आपको यहाँ पे फॉर्म होती हुई यहाँ पे दिखेगी, जो एक तरीके से प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है कि आपके यहाँ पे आयरन फिलिंग्स जो आपके यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे बर्न कर जाती है, और जो आपका आयरन है वो यहाँ पे इजिली हीट नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर और गोल्ड जो आपका यहाँ पे जो ये दोनों मेटल हैं ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कि यहाँ पे मेटल जब आपके रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो देखो इस केस में आपको यहाँ पे ये आपको दे रखी है यहाँ पे वर्ड इक्वेशन, इसको यहाँ पे जरूर गो थ्रू कर लेना कि जब आप मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी बहुत बार पूछे हुए हैं, तो इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड तो पिछले में भी निकल रही थी, पर यहाँ पे अब आपको हाइड्रोजन भी निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसका यहाँ पे जरूर ध्यान देना। और पिछले में हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, यहाँ पे हम पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। फिर आगे आपको यही दे रखा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब आपके, कि मेटल जैसे आपका पोटेशियम है सोडियम है ये आपके यहाँ पे ना कोल्ड वाटर के साथ ज्यादा तेजी से आपके रिएक्ट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो स्टीम हो गया या फिर आपका हॉट वाटर है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे रखी है, इसको जरूर गो थ्रू कर सकते हो। और ये एक्सोथर्मिक है यहाँ पे, मतलब कि हीट आपके यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ये हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में क्या आपके यहाँ पे डिफरेंस होता है। फिर जो आपका कैल्शियम है ये आपका यहाँ पे वाटर के साथ आपका लेस वायलेंट है, मतलब स्लोली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है, इसको जरूर आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कैल्शियम के साथ जब आपका यहाँ पे रिएक्ट करता है तो बबल्स वगैरह आपके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की वजह से आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ये भी चीजें हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। फिर मैग्नीशियम आपका जो है यहाँ पे ये हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपका यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड के साथ ये नहीं करेगा। तो ये पॉइंट प्लीज यहाँ पे जरूर याद रखना। यहाँ पे ना अलग अलग फॉर्म के आपके वाटर हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर एक है, एक आपका कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर है। फिर आपका स्टीम है जो आपका वेपराइज वाला होता है ना वो। तो ये तीन अलग अलग फॉर्म ऑफ वाटर है
तो हर एक आपका अलग-अलग तरीके वाले पानी के साथ अलग-अलग स्पीड में आपका रिएक्ट करता है। कुछ किसी के साथ करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं करते हैं और कुछ यहाँ पे तेज़ी से करेंगे किसी के साथ, किसी में थोड़े यहाँ पे धीरे करेंगे। तो वो सारे आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं जो कैसे करते हैं, तो इनको ज़रूर एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर लेना आप, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको यही दे रखा है कि आगे आपको लास्ट में कि लेड हो गया जैसे आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह ये आपके सब पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है? तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको आप ज़रूर यहाँ पे स्टार मार्क करके याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका क्या होगा अगर आपका जो मेटल है, ये आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर ले लगे तो। तो यहाँ पे देखो इसके केस में भी आपको यहाँ पे एक आपको दे रखा है यहाँ पे वर्ड इक्वेशन और वो वर्ड इक्वेशन आपको ये दे रखी है कि जब आप मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, तो आपको सॉल्ट मिलता है और आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये आपके जितने भी ये वर्ड इक्वेशन है ना, अभी तक हमने 3 वर्ड इक्वेशन देखी है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। पहली हमने देखी कि आप जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है। फिर हमने दूसरा देखा कि जब आप मेटल को आप यहाँ पे पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आपका यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब तीसरा हमने यहाँ पे देखा कि जब आप मेटल को एसिड के साथ करवा रहे हो तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आपका अब सॉल्ट निकल रहा है, ठीक है? मेटल ऑक्साइड की जगह अब आपका इन्होंने टर्म यूज़ किया है सॉल्ट, ठीक है? तो ये तीनों यहाँ पे जो वर्ड इक्वेशन है प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ कि आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपकी इवॉल्व नहीं होती है जब आपका मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। अब देखो ये आपका ना एक डायरेक्ट स्टैटिक पॉइंट बन सकता है कि ऐसी कौन सी एसिड है जिसके साथ आपका मेटल जब रिएक्ट करता है तो वो आपका हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता है। ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है? और इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली से इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 इसका फॉर्मूला है, तो अपने आप में यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ये जो H2 बनेगा ना, तो यहाँ पे उसको खुद यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज करने की वजह से यहाँ पे जो अब H2 बनेगा वो बेसिकली अब यहाँ पे H2O हो जाता है। ऑक्सीडेशन में हमने देखा था ना कि आपका ऑक्सीजन आ जाता है, गेन कर लेता है यहाँ पे कोई एलिमेंट, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे वो हम बोलते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है उसपे। तो यहाँ पे ये H2 को आपका H2O बना देता है, ठीक है? पानी बना देता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती हुई नज़र आती है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो यही आपको यहाँ पे एसिड में, तो यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है? इसी सेम तरीके से आपको बोला गया है यहाँ पे कि मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज़ हो गया, ये सब आपके रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ H2 गैस यहाँ पे देने के लिए। H2 मतलब आपका हाइड्रोजन है, ठीक है? हाइड्रोजन गैस देने के लिए, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट की हम यहाँ पे जब भी बात करते हैं तो आप हमेशा यहाँ पे H2 के फॉर्म में ही लिखते हो, ठीक है? गैस को। तो यहाँ पे H2 लिखोगे हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे जब भी अगर हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी है मैग्नीशियम या फिर आपके यहाँ पे मैग्नीज से, तो हमें यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे H2 गैस निकल सकती है। ठीक है? तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक पॉइंट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, तो प्लीज यहाँ पे इसको जरूर गो थ्रू करना, ठीक है? बार बार। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे आपको बबल्स का फॉर्मेशन सबसे तेजी से देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब आपकी हीट एनर्जी भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी और रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नीचे, वह भी हम देख भी लेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ना आपके यहाँ पे मैग्नीशियम आपका हाईली रिएक्टिव है इन चारों से, फिर आपका एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम के बाद हाईली रिएक्टिव, फिर जिंक है, फिर आपका आयरन है। ठीक है? तो इन चारों को बस इन्होंने कंपेयर किया है, पर इसको रिएक्टिविटी सीरीज मत याद रखना। अभी आगे आएगी वो सीरीज, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फिर कॉपर के केस में आपका कोई भी बबल नहीं बनता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है और कॉपर आपका वैसे भी रिएक्ट नहीं करता आपका डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप स्टैटिक जीके में स्टैटिक पॉइंट में आप यहाँ पे जरूर याद रखना, ठीक है? फिर अगला पॉइंट आपका है यहाँ पे एक्वा रीजिया का। अब देखो एक्वा रीजिया जो है ये बेसिकली आपका ना 3:1 का यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे रेशियो होता है। अब ये 3:1 किस किस के बीच में रेशियो है? 3 आपका होता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और आपका 1 वाला है यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। तो इन दोनों का यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे ये मिक्सचर होता है, जहाँ पे HCl 3% आप यहाँ पे मतलब 3 गुना आप बोल रहे हो एक तरीके से सिंपल टर्म में, मतलब 3 का रेशियो है और HNO3 आपका 1 टाइम है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका होता है यहाँ पे रेशियो एक्वा रीजिया का। अब एक्वा रीजिया जो है ना, इसकी मदद से आप यहाँ पे देखते हो कि आपके मेटल्स ना रिएक्ट भी आप यहाँ पे इसकी मदद से करवा सकते हो, ये भी हमने यहाँ पे चीजें देखी है, ठीक है? पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे बस यही याद रख लेना कि आपका ये हाईली कोरोसिव है, ठीक है? फ्ल्यूमिंग लिक्विड है और आपका ये किस-किस से बनता है, बस इतना पॉइंट यहाँ पे ज़रूर याद रखना, वो आपका है यहाँ पे एक्वा रीजिया HCl और HNO3, ठीक है? आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
now अगला टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब आपके यहाँ पे मेटल रिएक्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ, तब आपको यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिलती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ना रिएक्टिव मेटल्स के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप यहाँ पे इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टिव मेटल्स पे जाने से पहले आपको ना यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पे जो वर्ड इक्वेशन है ये आपको पता हो। तो वर्ड इक्वेशन आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे इन्होंने लिखी भी है कि जब आप यहाँ पे मान लो कोई भी आपका एक मेटल है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे इनका नाम मतलब इन्होंने यहाँ पे नाम दे रखा है ए, ठीक है, तो मेटल ए है आपके पास, और एक आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन है वो है आपका यहाँ पे बी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो ना, तो आपका ए वाला जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, और जो आपका ये नॉर्मल जो आपका यहाँ पे ये बी था जिसका सॉल्ट सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट था, अब यहाँ पे ये मेटल में कन्वर्ट होके मेटल बी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपस में ना क्रॉस आप बोल सकते हो यहाँ पे हो रहे हैं, कि एक नॉर्मल जो आपका मेटल हमने लिया था उसका सॉल्ट सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है आपके प्रोडक्ट में, और जिसका हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया था उसका हमें मेटल देखने को मिलता है प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है एक बोल सकते हो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जरूर याद रख लेना। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्टिव मेटल्स की, तो रिएक्टिव मेटल्स बेसिकली आपके ऐसे मेटल्स है अगर उनकी रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा है दूसरे मेटल्स है, ठीक है, नीचे आने वाले मेटल्स जो आपके हैं, तो वो ना उन मेटल्स को ना रिप्लेस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है ना, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गई। जो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था उसमें भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज ही था, डिस्प्लेसमेंट में भी आपका यहाँ पे क्या होता है, आपके जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे को क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। हाई वाला जो है आपका हाई रिएक्टिव वाला मेटल जो है वो लो रिएक्टिव वाले मेटल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था, जब हमने यहाँ पे वो चैप्टर करा था तब, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे जरूर गो थ्रू कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये भी याद रख लेना कि हर एक मेटल आपका सेम रिएक्टिविटी का नहीं होता है, हर एक की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज हम यहाँ पे नीचे भी देख लेंगे। और फिर वही आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने यहाँ पे जो पढ़ा था वो भी आपको यहीं पे ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपकी आ जाती है, ये है आपकी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे इसको यहाँ पे याद रखने से अच्छा है आपको मैं अलग से यहाँ पे एक छोटी सी अलग रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बता रहा हूँ, प्लीज उसका यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखो, पहले तो ये तीन ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। सोडियम, पहले आपका पोटेशियम, फिर आपका यहाँ पे सोडियम, फिर लिथियम, फिर आपका आता है यहाँ पे बेरियम, स्क्रॉन्शियम, और फिर आपका है यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बीच में से कुछ एलिमेंट्स हटा दिए, ठीक है, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट थे वो इन्होंने मेंशन किए, पर एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, एग्जामिनर आपसे हर एक चीज पूछ सकता है। तो ये आपकी यहाँ पे जो सीरीज लिख पा रहा हूँ इसको जरूर याद रखना। ये ऊपर से शुरू है, ठीक है, आपके मोस्ट रिएक्टिव इस तरीके से नीचे जाते जाते आपके लोएस्ट जो आप बोल सकते हो या फिर लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्शियम के बाद कैल्शियम आया, कैल्शियम के बाद आपका अब आ जाता है यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आपका आता है यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका आता है यहाँ पे मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे जिंक, जिंक के बाद आपका आता है यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आपका आयरन आता है जिसको हम लोग एफ ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आयरन के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे कैडियम जिसको हम सी डी से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे ऊपर से लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से अब मैं लिख रहा हूँ, पर सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे के की ही रिएक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। अब उसके बाद कैडियम के बाद जो आपको देखने को मिलता है वो आपका है यहाँ पे कोबाल्ट, फिर निकल, फिर उसके बाद आपका ये है टिन, और फिर आपका यहाँ पे ये आ जाता है लेड, ठीक है। टिन में आपका एस एन है, ठीक है, और आपका एक एस बी होता है जिसको हम एंटीमनी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका है यहाँ पे टिन, ठीक है। अब ये सब थे आपके यहाँ पे ऐसे मेटल जो आपके यहाँ पे अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे एक बीच में ना नॉन मेटल को डाल दिया जाता है ताकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर पाए, तो वो आपका नॉन मेटल है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका वो नॉन मेटल है जिसको इस सीरीज में डाला जाता है ताकि आप यहाँ पे रिएक्टिविटी जो आपके हाईएस्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपके ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको, और जो आपके अनरिएक्टिव चीजें हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे अनरिएक्टिव है, यहाँ पे एक तरीके से आप बोलो हाईली रिएक्टिव की जगह लेस रिएक्टिव है, उनको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए बीच में एक नॉन मेटल को डाला जाता है जो आपका है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नॉन मेटल आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंटीमनी जिसका होता है यहाँ पे एस बी, तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, ये आपका है यहाँ पे एंटीमनी, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है जिसको यहाँ पे जरूर याद रख लेना। एंटीमनी के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे बी आई से होता है बिस्मिथ, फिर अगला आता है आपका यहाँ पे कॉपर, ठीक है, सी यू हम लोग लिखते हैं। मरकरी आपका होता है अगला जिसको हम एच जी से डिनोट करते हैं। फिर आपका ए जी से सिल्वर, फिर ए यू से आपका यहाँ पे गोल्ड, और लास्ट में आपका होता है यहाँ पे प्लेटिनम,
ठीक है? तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो आपकी इधर से पहले नीचे गई, फिर इस तरीके से ऊपर से, ताकि यहाँ पे जगह नहीं थी ना, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर से नीचे शुरू करी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लीस्ट रिएक्टिव इधर है, ठीक है? लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे है और मोस्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना, मोस्ट आपका यहाँ पे के से शुरू होके कैडमियम के बाद आपका कोबाल्ट, निकल, इस तरीके से है। फिर आपका यहाँ पे ये नॉन मेटल है, जिसको यहाँ पे बीच में डाला गया है कंपैरिजन के लिए कि आपके हाईली रिएक्टिव कौन से हैं और आपके यहाँ पे हाईली अनरिएक्टिव कौन से हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ज़रूर याद रखना। ये आपकी रियल रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है? ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रख सकते हो, पर यहाँ पे बहुत कम मेटल्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे, इससे अच्छा है कि जो रियल रिएक्टिविटी सीरीज़ जहाँ से क्वेश्चन और ज़्यादा बनता है, तो वो आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चल लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे टॉपिक देखने को मिलता है कि आपके मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस आपकी वो गैसेस हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो, या फिर वो एलिमेंट्स हैं जिनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब उनके पास ऑक्टेट पहले से ही प्रेजेंट है। ऑक्टेट मतलब होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि ऑक्टेट को यहाँ पे हर कोई अचीव करना चाहता है कि आपका जो लास्ट में जो शेल है, ठीक है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है। तो उस 8 नंबर को बेसिकली हम यहाँ पे ऑक्टेट बोलते हैं, कि हर एक जो आपका एलिमेंट है, वो ऑक्टेट को अचीव करना चाहता है। ठीक है? तो आपकी जो नोबल गैसेज़ हैं, उनको पहले से ही आपको पता है यहाँ पे कि नोबल गैस के यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड आपका लास्ट ऑर्बिट होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके नोबल गैसेज़ हैं, उनके पास पहले से ही ऑक्टेव प्रेज़ेंट रहता है। ठीक है? तो यही चीज़ आपको दे रखी है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, मतलब कंप्लीट उनके पास ऑक्टेव रहता है, तो कोई भी वैलेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है एज़ सच। ठीक है? फिर आगे आप, अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की, तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज़ अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। इसका मतलब यहाँ पे देखो, याद रखना कि जिसके आपके ना, जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, अगर उसके पास ऑक्टेट नहीं है, ठीक है? तो वो आपके रिएक्ट करेंगे यहाँ पे उसको कंप्लीट करने के लिए। अब जिसके पास पहले से ही ऑक्टेव है, वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी यहाँ पे जो नोबल गैसेज़ है, वो ऐसे आपको नहीं दिखेंगी। पर जिसके पास आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसके पास, जैसे मान लो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 2 है, 3 है, 4 है, या बोलो 7 तक है, ठीक है? क्योंकि उनको यहाँ पे 8 जो आपका ऑक्टेव नंबर है, वो बेसिकली उनको बनाना है। तो इसके लिए उनको यहाँ पे रिएक्शन करना पड़ेगा, रिएक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बस बताई गई है, ठीक है? अब जैसे आपको यहाँ पे समझाया भी है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब ये सब आपके यहाँ पे नोबल गैसेज़ हैं, ठीक है? और जैसे हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है, बोर्स मॉडल हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे आपका ये के शेल था, ठीक है? ये आपका यहाँ पे एल शेल हो गया, ये आपका यहाँ पे एम हो गया, ठीक है? और ये आपका यहाँ पे लास्ट वाला एन है। अब एन वाले में हम यहाँ पे एन तक पहुँचते नहीं है ज़्यादा जनरली, तो वो आपको पूछा जाता नहीं है, पर तब भी अगर आए पूछे तो यहाँ पे ज़रूर आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हमने देखा था कि आपका ना एक एलिमेंट जो आपका है यहाँ पे, मतलब एक शेल में आप यहाँ पे कितने एलिमेंट डाल सकते हो, तो 2 इंटू एन स्क्वायर तक आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब जैसे के आपका पहला शेल है, तो आपका यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है? के केस में। तो आप यहाँ पे के में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट डाल सकते हो। फिर एल में आप यहाँ पे कितने डालोगे, तो एल में आप यहाँ पे डाल सकते हो 8 एलिमेंट, ठीक है? यहाँ पे 2 डाल दो। अब अगर आपका एम आपका आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट में सिर्फ और सिर्फ आप 8 ही एलिमेंट डाल सकते हो, चाहे एम हो, एन हो, कोई भी उसके बाद और आपका अगर कोई शेल आ रहा है, तो उसमें भी आप यहाँ पे, अगर वो आउटर मोस्ट शेल है, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 8 ही एलिमेंट डाल सकते हो। तभी आप यहाँ पे जो वैलेंसीज़ देखोगे, वो आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपकी दिखती है। इससे 8 से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगी, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे 8 तक भी नहीं दिखती, क्योंकि वो 0 हो जाते हैं 8 अगर आपका है तो, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना। अब जैसे यहाँ पे इनके फुल ऑर्बिट्स हैं, तो इनकी यहाँ पे वैलेंसीज़ कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली इनके पास ऑक्टेट प्रेज़ेंट है। वहीं पे अगर आप इसको देखो, जो आपका सोडियम है, अब इसका होता है यहाँ पे 11, ठीक है? तो 2, 8 और 1, अब ये जो 1 है, या इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तभी यहाँ पे ये 1 को लूज़ करना इसके लिए ज़्यादा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू 7 को गेन करना और ऑक्टेव बनाना। तो जब इसको 1 को ये लूज़ कर देगा, तो इसके पास यहाँ पे सिर्फ ये 1 बचेगा, यहाँ पे 8 तक बचेगा, और 8 पहले से इसका प्रेज़ेंट है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेव इसका यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए आप देखते होगे कि एन ए के ऊपर ना आपको प्लस साइन देखने को मिलता है। प्लस इसलिए देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इसको लूज़ करना ज़्यादा आसान है। वहीं पे आपका यहाँ पे क्लोरीन होता है, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लोरीन के पास यहाँ पे लास्ट वाले में 7 प्रेज़ेंट होते हैं। तो इसको 7 को लूज़ करने से अच्छा 1 को गेन करना ज़्यादा आसान है, इसमें कम एनर्जी इसकी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये 1 को गेन करता है, और गेन करने की वजह से आपने देखा होगा कि सीएल पे ना नेगेटिव साइन आपने देखा होगा। तो नेगेटिव लगता है जब यहाँ पे कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आप देखोगे उन एलिमेंट्स पे जब यहाँ पे वो एलिमेंट लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है?
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, और ऑक्टेट बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हर एक जो आपके एलिमेंट्स है वो ऑक्टेट बनाने में ही लगे होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे NaCl का भी आपको एग्जांपल दे रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे जरूर गो थ्रू कर सकते हो, वही सेम सिनेरियो आपका रहेगा। ठीक है, आप जरूर एक बार देख भी लेना। फिर आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो भी आपके कंपाउंड्स, ठीक है, जो भी इस तरीके से फॉर्म होते हैं यहाँ पे ट्रांसफर की वजह से, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं मेटल और नॉन मेटल से, तो उनको हम लोग बेसिकली यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज यहाँ पे इसको ध्यान दे देना कि ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जो आपके यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपके कुछ प्रॉपर्टीज आपको पूछी गई यहाँ पे, मतलब बेसिकली बताई गई यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की, तो वो आपको हम लोग यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे फिजिकल नेचर। ठीक है, तो फिजिकल नेचर मतलब एक तरीके से हो गया कि आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे वो हार्ड स्ट्रक्चर उनको, उनका मतलब आपको हार्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है आपके फिजिकल नेचर में, आपके यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स में, इसलिए आपके जो फिजिकल नेचर है उसका वो हार्ड सब्सटेंस का है। ठीक है, तो ये आपके थे यहाँ पे पहली, ठीक, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो इनके पास आपका हाईली मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है वो जनरली आपके यहाँ पे सॉल्युबल होते हैं पानी में, और इनसॉल्युबल होते हैं आपके सॉल्वेंट में। ठीक है, अब इनसॉल्वेंट होते हैं आपके सॉल्वेंट में, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है केरोसिन और पेट्रोल का, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखते हो। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कि आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड में जो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर तक आप सॉल्यूट आप यहाँ पे डिसॉल्व करके रख सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर, आपका यहाँ पे सेचुरेटेड आपके सोल्यूशन में, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, है ना। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे ये भी इसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इनके हेल्प से, तो वो भी चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस बात है आयनिक कंपाउंड आपको थोड़ा नाम से दिख रहा होगा कि आयंस का यहाँ पे कुछ रोल होगा, तो उसकी वजह से भी आप यहाँ पे ये चीजों को यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं। तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे अक्रेंस ऑफ मेटल। तो देखो मेटल्स आपके अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कुछ कुछ मेटल्स आपको अर्थ के क्रस्ट से मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे, और कुछ कुछ मेटल्स आपको यहाँ पे देखोगे आप सी वाटर से मिलेंगे, तो अलग अलग जगह से आपको थोड़े अलग अलग मेटल देखने को मिल सकते हैं। और ये आपके थोड़े नेचुरली भी होते हैं, कुछ आपके केमिकल के बनने के बाद भी होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से भी आपके बना सकते हो, कुछ आप यहाँ पे नेचुरली भी यहाँ पे ले सकते हो, गेन कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम ओर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओर्स आपके वो सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सब आपके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वो सब आपके यहाँ पे ओर्स रहते हैं। तो इन्हीं मिनरल्स को, ठीक है, जो जिनके पास हाई परसेंटेज है यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर मेटल का, तो उनको हम लोग यहाँ पे ओर्स बोलते हैं, जिसकी मदद से हम वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो मेटल को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर मिनरल को, उस मेटल को मिनरल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उस मिनरल का, और इनको हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स या फिर ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जो आपके नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे, चाहे वो आपके सी वाटर में हो, सी बेड पे हो, या फिर आपके अर्थ के यहाँ पे जैसे मान लो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे है, या फिर ओशन वाले क्रस्ट पे है, किसी पे भी है, पर वो नेचुरली बना हुआ है, तो उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे ओवर बोल सकते हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ पे मिनरल से यहाँ पे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपको बताई जा रही है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के ऊपर थोड़ी यहाँ पे चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हुई है, कि कुछ मेटल्स आपके यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट पे फाउंड होते हैं फ्री स्टेट में, कुछ आपके यहाँ पे एज अ कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, कंपाउंड फाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड की तरह फाउंड होते हैं, कुछ आपके यहाँ पे नॉर्मल फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं, और कुछ आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ये आपके ना लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब आपके यहाँ पे फ्री स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपके लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दूसरे मेटल से। तो आपने तभी हमने ऊपर भी देखा था जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, आपके एयर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, मतलब अगर हम एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें नॉर्मली आपके एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो सब हमने यहाँ पे देखा था कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह आपके यहाँ पे जनरली रिएक्ट नहीं करते, वो आपके अनरिएक्टिव है। और ये हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा था, आप ऊपर प्रीवियस यहाँ पे पीछे करके आप वो रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू भी आप जरूर देख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे ये फ्री स्टेट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके अनरिएक्टिव है एज सच, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, ये आपके जो है, ये आपके कंबाइंड स्टेट में फॉर्म होते हैं, ठीक है, फाइंड होते हैं यहाँ पे एज अ सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर्स की तरफ से आपके यहाँ पे ये फाउंड होते हैं, और फिर इसके थ्रू हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक। फिर जैसे आपके यहाँ पे कुछ मेटल्स है जिनकी हाई रिएक्टिविटी है, जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब है, तो ये आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये एज सच ना नेचर में हमें मिलते नहीं है, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, और इसलिए इनको प्रिजर्व करके रखने के लिए अभी हमने यहाँ पे देखा भी था, तो हम यहाँ पे ये चीजों को हम लोग यहाँ पे करते भी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे नेचर में, वो आपको ना बहुत कम देखने को मिलेंगे हमारे नेचर में, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो आपको सबसे कम देखने को मिलते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम नेचुरली की बात करें तो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बना के करोगे तो अलग बात है, पर यहाँ पे अगर हम नेचुरल केस में बात करें तो वो जो आपकी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो आपके यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, तो ऐसे आपके यहाँ पे जैसे दे रखा है ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जितने भी मेटल्स के ओर्स है ज्यादातर वो आपके यहाँ पे ऑक्साइड्स के होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एलिमेंट, तो इसलिए आपका यहाँ पे, और ये अर्थ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट भी है, तो ये बहुत ज्यादा इजिली यहाँ पे रिएक्शन कर लेता है यहाँ पे उन मेटल्स के साथ, और मेटल ऑक्साइड बना देता है। तो ये सब आपके यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, और क्योंकि ऑक्सीजन आपका बहुत ज्यादा अबेंडेंस में प्रेजेंट है यहाँ पे अर्थ पे, तो वो इजिली यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना देता है, यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिए हैं यहाँ पे, कि आपका जो मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी के होते हैं, मेटल्स आपके मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं, और मेटल्स आपके हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, मतलब मेटल्स को ना 3 अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट किया है। ऐसे मेटल्स जो आपके लो रिएक्टिविटी के उनको अलग रखा गया है, मीडियम वालों को अलग, और हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को आपको अलग रखा गया है, ताकि आप यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे एक्सट्रैक्ट करने में यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस का यहाँ पे आपको यूज देखने को मिलेगा। अब जैसे जो आपके मेटल जो आपके हाईली रिएक्टिव है, उनका आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, उनका यहाँ पे मोल्टन ओर के फॉर्म में, और आपको प्योर मेटल मिल जाता है। फिर जो आपके मेटल लो रिएक्टिव है, उनके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके सल्फाइड ओर्स आपके उसमें कन्वर्ट करते हो, फिर आप रोस्टिंग करते हो, और ये सब आप यहाँ पे आगे पढ़ोगे, ठीक है। रोस्टिंग वगैरह क्या होता है, ये आगे आप पढ़ोगे, कैल्किनेशन क्या होता है, ये सब पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे रोस्टिंग करने के बाद आपको मेटल मिलता है, और फिर आप यहाँ पे रिफाइन कर देते हो उसको। वही सेम चीज़ है, आप यहाँ पे आपको मीडियम रिएक्टिविटी का आपको कोई मेटल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपके 2 ओर्स बन सकते हैं, एक आपका कार्बोनेट ओर बन सकता है, एक आपका यहाँ पे सल्फाइड ओर बन सकता है। अब कार्बोनेट बनेगा तो उसके बाद आप यहाँ पे कैल्किनेशन करोगे, जब आपका सल्फाइड ओर बनेगा तो आप यहाँ पे रोस्टिंग करोगे, जो आपका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल देखने को मिलेगा इन दोनों को करने के बाद, और फिर आपको यहाँ पे रिडक्शन करोगे आप उसका मेटल के फॉर्म में, फिर आपको प्यूरिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से ना एक्सट्रैक्शन करने का ये प्रोसेस है, कि जो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव है उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करा जाता है ओर से, जो आपके मीडियम है उनको कैसे करा जाता है, और जो आपके कम है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के थ्रू बस बताई गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो। फिर आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे बेसिकली कि जो भी आपके नेचुरली आपको देखने को मिलते हैं ओर्स अर्थ क्रस्ट पे, तो ऐसा नहीं है कि वो प्योर फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा ही आपकी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो आपको ऊपर देखने को मिले ना फ्लो चार्ट पे आपने इतने सारे स्टेप्स किए, वो सारे स्टेप्स हम लोग करते हैं ताकि हमें एक प्यूरिफिकेशन के साथ हमें एक मेटल देखने को मिले, ठीक है, प्यूरिफाइड मेटल हमें देखने को मिले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स हम लोग करते हैं, रिएक्टिविटी के केस में अलग अलग, रिएक्टिविटी केस में अलग अलग स्टेप्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज को अलग रखने के लिए। तो यही चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमें यहाँ पे इम्प्योरिटीज को ही हटाना होता है, ठीक। अब वो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। अब जैसे आपका आ जाता है सबसे पहले तो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग ना यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन आपका है यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज का, जब हम लोग यहाँ पे लो आपकी यहाँ पे जो मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज है उनके बारे में जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे यही दे रखा है यहाँ पे कि जो ऑक्साइड्स होती है ऐसे मेटल्स की, वो आप यहाँ पे इजीली इनको ना रिड्यूस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ हीट करने से ही, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनको गर्म करोगे, हीट दोगे इनको, तो आपको ना ऑक्साइड्स देखने को मिल जाएगी ऐसे मेटल्स की, जो भी जिनका भी यहाँ पे रिएक्टिविटी कम है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, इसी की वजह से आप यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे ये आप यहाँ पे रिएक्शंस भी देख पाओगे। आपका मर्क्यूरिक एसिड आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे HgO जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कॉपर का भी आपका यहाँ पे सल्फाइड है,
तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड वगैरह। तो आपको यहाँ पे ईज़ी टर्म्स में यही समझाया गया है कि ऐसा कोई भी मेटल जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़, जैसा आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहा है, अगर उनकी लो है, ठीक है? तो इनका अगर आपको यहाँ पे ऑक्साइड निकालना है तो सिंपल सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे हीट कर दोगे इनको, आपको ये अलग-अलग देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? चाहे आपका ऑक्साइड के फॉर्म में आपको दे रखा हो या फिर जैसा आपको अलग दिख रहा होगा, उस तरीके से अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे मेटल को, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हीट करना पड़ेगा, जिसकी भी रिएक्टिविटी कम है उनके केस में अगर हम बात करें तो, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं। और उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आप ऐसे मेटल्स को जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे वो मिडल आता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कहने का ये है, ऐसे मेटल्स ना तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ना ही बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, वो एकदम बीच में आते हैं। तो ऐसे मेटल्स को अगर आपको यहाँ पे अलग रखना है, ठीक है, ओर से या फिर आप बोलो ऑक्साइड सल्फाइड इन सब से, तो आप क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो याद रखो, जो भी आपके मिडल में आते हैं ना, वो ज्यादातर आपको ना सल्फाइड्स में या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आपको ईज़ी रहता है जब आपको यहाँ पे ऑक्साइड से मेटल निकालना, एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे मेटल निकालना चाह रहे हो ना सल्फाइड और कार्बोनेट से, उनके उसके कंपैरिजन में। मतलब कहने का ये है सिंपल टर्म्स में कि यहाँ पे जो आपके ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे वो मिडल में है, तो उनको ज़्यादातर आप देखोगे वो आपके सल्फाइड में या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि जो आपके लो थे, ठीक है, मतलब लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स थे, तो वो आपके हमेशा ना ऑक्साइड में देखने को मिलते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपको हीट करना है और उसके थ्रू आप यहाँ पे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पर जो आपके यहाँ पे अब ये मिडल में है और ये क्योंकि आपके सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो इनको एज कम्पेयर टू ऑक्साइड से आपको ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, आपको ज्यादा, आपको थोड़ा बोल सकते हो दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर ज्यादा प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू जो हमने यहाँ पे लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स के लिए किया था उसके कंपैरिजन में। तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा कोई भी मेटल जो आपका सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हमेशा ज्यादा प्रोसेस लगेंगे प्यूरिफाइड होने के लिए, अगर वो आपका ऑक्साइड में प्रेजेंट है उससे, ठीक है? दूसरा अगर एलिमेंट आपका ऑक्साइड में प्रेजेंट है, तो उससे आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे बताई गई है कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड में अगर मेटल प्रेजेंट होता है तो वो बहुत ज्यादा इजी होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना, एज कम्पेयर टू अगर वो आपका सल्फाइड और कार्बोनेट में प्रेजेंट है तो यही चीज आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको प्लीज यहाँ पे याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे यही बोला गया है कि आपको रिडक्शन से पहले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में उसको लाना पड़ेगा, और मेटल ऑक्साइड में लाने के बाद फिर आपको यहाँ पे हीटिंग करनी पड़ेगी स्ट्रांगली, ताकि आपको वहाँ पे ये अलग से एक्सट्रैक्ट करता हुआ आप यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे रोस्टिंग बोलते हैं। तो यही आपको यहाँ पे ऊपर फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे देखा था। तो ये पॉइंट याद रखना कि रोस्टिंग क्या है बेसिकली यहाँ पे। रोस्टिंग में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि रिडक्शन करने से पहले आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो मेटल सल्फाइड आपका यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर मेटल कार्बोनेट में आपका प्रेजेंट है, उसको सबसे पहले आपने मेटल ऑक्साइड में लेकर आए। मेटल ऑक्साइड के बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने बहुत ज्यादा उसको हीट दी, और वो भी एक्सेसिव एयर के साथ, ठीक है, मतलब एक्सेसिव एयर है आपके यहाँ पे सराउंडिंग में प्रेजेंट है और वहां पे आपने उसको बहुत ज्यादा हीट दी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। तो ये फॉर्म भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? इसके बाद ही फिर आपको यहाँ पे जो आपका मेटल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? ये तो आपका सल्फाइड का केस है, जो आपका रोस्टिंग है ये आपका सल्फाइड का केस है। अब यहाँ पे अगर आपको कार्बोनेट दे रखा है, जो आपका मेटल है अगर वो आपका कार्बोनेट फॉर्म में है, तो आपको सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैल्किनेशन प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब कैल्किनेशन प्रोसेस में उसको आपको यहाँ पे कार्बोनेट के फॉर्म में वही सेम चीज करोगे, बस आपका कार्बोनेट के फॉर्म में उसको कैल्किनेशन बोल रहे हैं, और यहाँ पे आपका सल्फाइड के फॉर्म में उसको रोस्टिंग बोल रही है। अभी हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, ये सब आपने यहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मीडियम वाले में कार्बोनेट और है, तो कैल्किनेशन करके आप यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्साइड लेकर आओगे मेटल की, फिर आप यहाँ पे रिडक्शन करोगे। अगर आपका सल्फाइड और है तो रोस्टिंग करके आप ऑक्साइड लेकर आओगे, फिर आप यहाँ पे रिडक्शन करोगे, ठीक है? और ऑक्साइड में अगर प्रेजेंट है तो आपका वो ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू आपका सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में अगर कोई मेटल प्रेजेंट है उससे, ठीक है? तो यही सेम चीज आपको बार बार यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है? फिर उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आपको यहाँ पे जो दे रखा है उसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगले टॉपिक से पहले आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें यहाँ पे दे रखी है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एज सच एज कार्बन। तो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना, कार्बन आपका एक तरीके का यहाँ पे रिडक्शन या फिर आप बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। बाकी वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे बार बार बताया गया है, तो इसको प्लीज यहाँ पे एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना।
जो भी मैंने आपको ऊपर फ्लो चार्ट में बताया था, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे अगले पे चलते हैं, तो अगला देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाता है थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब थर्मिट रिएक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट के हिसाब से याद रख के चलना है, ये हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं और वो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हीट एनर्जी जिसमें प्रोड्यूस होती है उन रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज देन द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेज। इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे हीट है ना, वो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना मेटल को, तो वो आपको ना आपको मोल्टन स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब थोड़ा पिघला हुआ आप बोल सकते हो, पिघला हुआ मिलता है। हार्ड फॉर्म की जगह आपको पिघला हुआ स्टेट में आपको वो मेटल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे अगला बोला गया है थर्मिट रिएक्शन, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आपका आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 आपका रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ ज्वाइन करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को या फिर क्रैक मशीन पार्ट्स को, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जरूर स्टार मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऐसे कोई भी एलिमेंट जो आपके यहाँ ना टॉप सीरीज में आते हैं, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, तो उसके बारे में यहाँ पे बात बताई गई है। वैसे हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी देखा था, वहां पे वापस देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका हाई रिएक्टिविटी के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन ओर का, तो जाके हमें यहाँ पे प्योर मेटल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस फ्लो चार्ट के थ्रू करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे इजी रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। अगर बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते इनके ऑक्साइड में ये मेटल प्रेजेंट होते, तो आप हीट करते और आपको मेटल मिल जाता, ठीक है। वहीं पे दूसरी जगह आप मान लो अगर वो लो रिएक्टिव थे, नहीं थे, और वो आपके मिडल रिएक्टिव थे, तो आपका वो सल्फाइड और कार्बोनेट में प्रेजेंट होते, तो आपको रोस्टिंग या फिर कैल्किनेशन करना पड़ता। तो उसके जैसे आपको यहाँ पे ऑक्साइड मिल जाता उस मेटल का, और फिर आप यहाँ पे उसको रिड्यूस करके, रिडक्शन करके आपको यहाँ पे प्यूरिफिकेशन वाला जो आपका प्यूरिफाइड मेटल है वो आपको मिल जाता। पर क्योंकि अब यहाँ पे आप जो मेटल्स की बात कर रहे हो वो आपके यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है, तो उस सेम केस में आप यहाँ पे ये चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। हीट करके आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ना ही आप कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आप यहाँ पे यूज कर पाओगे अभी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको आगे दे रखा है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। तो यही चीज आपको यहाँ पे दे रखी है कि जो भी आपके हाईली रिएक्टिव है ना, उनके लिए आप यहाँ पे कार्बन का यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपका जो कार्बन है वो रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा ऑक्साइड्स को, ठीक है, इन सब मेटल्स की। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मेटल्स हैं, इनकी एफिनिटी यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन की एज कम्पेयर टू कार्बन वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये ऑक्साइड्स को यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आपको यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे यूज होएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके मेटल्स है वो आपके ऑप्टेन होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। फिर आगे आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। तो वो भी हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा फ्लो चार्ट में कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आपको प्यूरिफाइड आप बोल सकते हो मेटल आपको देखने को मिलता है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको यहाँ पे जरूर सामा करके याद रखना। कैथोड आपका इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिवली चार्ज है, आपका सॉरी आपका नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो कैथोड जो आपका नेगेटिवली चार्ज है वहां पे आपका मेटल डिपॉजिट हो रहे हैं, और जो आपका एनोड जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है वहां पे आपकी क्लोरीन जो आपकी लिबरेट हो रही है ना वो डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सट्रैक्शन के टाइम पे टॉप एलिमेंट्स का, मतलब टॉप आपके ऐसे मेटल्स का जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज आपकी ज्यादा है, तो उसमें कैथोड पे क्या चीज प्रेजेंट रहती है और एनोड पे क्या रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कैथोड में आपका मेटल देखने को मिलेगा जो आपका डिपॉजिट हो रहा है, और आपका एनोड पे आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो लिबरेट हो रही है वो आपकी डिपॉजिट हो रही है। तो प्लीज यहाँ पे इनको जरूर याद रख लेना, ठीक। फिर आगे आपको दे रखा है यहाँ पे रिफाइनिंग कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे मेटल्स की। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर जो आपको जैसे दे भी रखा है, द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो आपको अगला यहाँ पे दे रखा है इसी में सब टॉपिक, तो यही ज्यादातर यूज होता है यहाँ पे। ज्यादातर आपका यहाँ पे यूज होता है रिफाइन करने के लिए इम्प्योर मेट आपके यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है उनको हटाने के लिए मेटल से, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का ही यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये सब आपके यहाँ पे रिफाइंड होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनिकली, मतलब इसी के थ्रू आपके रिफाइंड होते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में बेसिकली होता है कि आपका जो इम्प्योर मेटल है
ठीक है? ये आपका बनता है यहाँ पे एनोड, ठीक है? और फिर आप यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप लगाते हो यहाँ पे प्योर मेटल की, जो कि आपका एक कैथोड बन जाता है। तो ये सब आपके छोटे-छोटे स्टैटिक बेस्ड पॉइंट है, प्लीज़ इनको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या हो रहा है कि आपका जो इम्प्योर मेटल है, ये आपका यहाँ पे एनोड रहता है। फिर आपका यहाँ पे जो प्योर मेटल है, वो आपका यहाँ पे कैथोड रहता है, ठीक है? फिर आप क्या करो, एक सॉल्यूशन आप लेते हो यहाँ पे मेटल सॉल्ट का, उसको आप इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है? जो आपका आपने जो सॉल्यूशन लिया मेटल का, मेटल सॉल्ट का, उसको आप एज़ अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पे पास करते हो करंट को थ्रू उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने यहाँ पे मेटल सॉल्ट ले रखा है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर रहे हो, तो जब आप उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करते हो, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जब प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो आपका यहाँ पे प्योर मेटल था, जो आपका एनोड में प्रेजेंट था, वो आपका यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से, कैथोड आपका इधर है, एनोड आपका इधर है। अब कैथोड पे हमने देखा इम्प्योर मेटल आपको देखने को मिला था, एनोड पे आपको प्योर मेटल आपको यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है? तो ये सब हमने यहाँ पे देखने को मिला था, ये हमने यहाँ पे देखा था। तो इम्प्योर मेटल आपको देखने को मिला था यहाँ पे एनोड पे, और कैथोड पे आपको देखने को मिला था यहाँ पे प्योर मेटल, ठीक है? और जब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिस में बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या किया कि आपने जो सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, उसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह हमने यहाँ पे यूज किया, और उसमें जब हमने करंट को पास किया, तो जो आपका प्योर मेटल था, वो आपका यहाँ पे डिसॉल्व हो गया इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है? तो अभी तक हमने यहाँ पे ये चीज अभी तक हमने यहाँ पे देखी। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा आगे कि एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब करंट को पास किया ना, तो सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि जो आपका मेटल था, वो आपका डिसॉल्व हो गया था इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है? पहली चीज हमने यहाँ पे ये देखी करंट को पास करने के बाद। दूसरी चीज हमने ये देखी कि जितना आपका प्योर मेटल जो इलेक्ट्रोलाइट में मिल गया, उतने ही सेम अमाउंट का ना आपको यहाँ पे देखने को मिला कि वो आपका कैथोड में जाके जुड़ गया, ठीक है? कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि इक्विवेलेंट अमाउंट का जो आपका प्योर मेटल है ना, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट में आपको देखने को मिला था, वो आपका जाके डिपॉजिट हो गया कैथोड में, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आपकी गई यहाँ पे सोल्यूशन में, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आपकी नीचे जाके सेटल डाउन हो गई, और जो सेटल डाउन हुई, जो आपकी इम्प्योर आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, उसको हम लोग यहाँ पे एनोड मड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा वापस से क्विक रिवीजन बता दे रहा हूँ, ठीक है? याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमने क्या किया, सबसे पहली चीज हमने इस प्रोसेस में ये किया कि हमने इम्प्योर मेटल लिया, उसको एनोड पे रखा, प्योर मेटल को हमने कैथोड पे रखा, और जो एक मेटल सॉल्ट लिया था, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका नाम ही है प्रोसेस का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग यहाँ पे एक मेटल सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। अब उस मेटल सॉल्ट के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, जब हमने करंट को पास किया, तो सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि जो आपका प्योर मेटल था, जो आपका एनोड पे था, वो आपका डिसॉल्व हो गया इलेक्ट्रोलाइट में। दूसरा यहाँ पे कि वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल आपका यहाँ पे जाके डिसॉल्व, या फिर आप बोल सकते हो कनेक्ट कर गया आपका कैथोड के साथ, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि जो आपकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी, वो तो आपकी सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो गई, मतलब आपकी मिल गई, पर जो इनसॉल्युबल थी, वो आपकी यहाँ पे नीचे जाके एक तरीके से इकट्ठी हो गई, जो आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है? ये आपकी इनसॉल्युबल आपकी इम्प्योरिटीज है ये, ठीक? अब इसी की वो यहाँ पे जो आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे एनोड मड के नाम से भी जानते हैं, तो यही चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पे कोरोजन क्या होता है, ठीक है? तो देखो, कोरोजन में आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के बारे में आपको समझा रखा है। सबसे पहला आपको यहाँ पे सिल्वर दे रखा है। अब सिल्वर आपको पता है आपका यहाँ पे सिल्वर कलर का रहेगा, तो इसलिए आपका उसका भी नाम एक तरीके से आप देखोगे सिल्वर रखा गया है, ठीक है? पर यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब आपका यहाँ पे जो सिल्वर है, वो आपका सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, तो आपको देखने को मिलता है कि वो सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर फॉर्म करता है, और इसकी वजह से ना वो आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी आप उसको एयर में छोड़ देते हो तो, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपका सिल्वर है, वो आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसको एयर में खुला छोड़ देते हो, क्योंकि आपका उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, वो जाके ना सल्फर के साथ रिएक्ट करके वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो आपका ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलती है, ठीक है? अब दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको कॉपर का एग्जांपल दे रखा है। अब कॉपर जो है आपका यहाँ पे, ये रिएक्ट करता है आपका मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इसी की वजह से ना यहाँ पे जो इसका शाइनी ब्राउन सरफेस है, ये यहाँ पे इसको ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पहले जो आपका यहाँ पे शाइनी ब्राउन सरफेस था, वो अब आपको ना उसमें आपको ग्रीन कलर की आप बोलते हो थोड़े वो बोलते हैं ना एक तरीके से यहाँ पे,
थोड़ा यहाँ पे जब खराब सी चीज़ होने लग जाती है, तो आपकी ग्रीन ग्रीन कलर की आपकी होने लग जाती है, काई तरीके से। तो जो काई हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, वो आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो कॉपर है, वो जनरली आपका ब्राउन कलर का रहेगा, शाइनी ब्राउन रहेगा, पर वो क्योंकि आपका मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो यहाँ पे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये आपका बना देता है यहाँ पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है? तीसरा आपका आ जाता है यहाँ पे आयरन का केस। अब आयरन के केस में आप देखोगे यहाँ पे ना, जो आपका आयरन है वो आपका ठीक-ठाक यहाँ पे रहता है, पर जब यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, तो इसके बाद ना हमें यहाँ पे रस्ट देखने को मिलता है। तो ऊपर-ऊपर ना आपको थोड़ा ब्राउन कलर की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है उस पर्टिकुलर आयरन पे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है? तो ये सब आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर आपको दे रखा है यहाँ पे हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? तो देखो, प्रिवेंट करने के लिए आप यहाँ पे, जैसे आपको अभी मैंने बताया रस्टिंग ऑफ आयरन का केस अभी मैंने ऊपर बताया था। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर आपको प्रिवेंट करना है, तो या तो आप उसमें पेंटिंग करोगे, ऑयलिंग करोगे, ग्रीसिंग वगैरह करोगे, या फिर गैल्वेनाइजिंग करोगे। तो ये सब आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, इसको ज़रूर गो थ्रू कर लेना कि क्या-क्या आप कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकना है तो। अब गैल्वेनाइजेशन बेसिकली आपका एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप ना यहाँ पे स्टील को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर स्टील बोल लो, आयरन बोल लो, इनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो रस्टिंग से। और कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे एक तरीके से ना लेयर फॉर्म कर रहे हो यहाँ पे उनके सरफेस पे जिंक की। ठीक है? तो एक तरीके से आप यहाँ पे ना जिंक की कोटिंग कर रहे हो आप उन पे, ताकि यहाँ पे उनके ऊपर आप बोल दो एक तरीके से रस्टिंग ना हो, ठीक है? रस्ट ना उस पे जमा हो। तो उसको ना जमा होने की वजह से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिंक की एक कोटिंग कर रहे हो उनके पूरे सरफेस पे, और थिन लेयर की कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा थिक लेयर की, थिन लेयर की जिंक की कोटिंग कर रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है? फिर आगे आपको दे रखा है यहाँ पे अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग जो आपका है यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टीज को मेटल की, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे अलॉइंग। अब जैसे आपका आयरन है, आयरन आपका यहाँ पे वाइडली यूज होता है, आपका एक ऐसा मेटल है जो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है? पर वो कभी भी आपको प्योर स्टेट में नहीं मिलता है, ठीक है? तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर आपको ये प्योर स्टेट में मिल गया ना, तो इसको ईज़िली यहाँ पे ये एक तरीके से इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है यहाँ पे प्योर स्टेट में, कि आप इसको ना आराम से तोड़ सकते हो, या फिर आप बोलो यहाँ पे खींच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे ज़्यादातर जब भी आप आयरन देखोगे ना, तो आपको वो इम्प्योर मिलेगा। किसी न किसी के साथ मिला हुआ आपको हार्ड सब्सटेंस के फॉर्म में ही मिलता है। अगर एकदम प्योर चीज़ अगर आप कभी भी देखोगे आयरन की, तो आयरन आपका ना हमेशा वो सॉफ्ट रहता है, तो आपको कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है? तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है? बाकी ऐसे यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि इफ इट इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रांग। वही चीज जैसे आपको यहाँ पे बताई थी, कि जो आपका आयरन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे कभी भी उसको सॉफ्ट के फॉर्म में देखोगे ही नहीं। हमेशा उसमें कोई ना कोई आपको इम्प्योरिटी मिली हुई मिलेगी, जैसे आपका यहाँ पे कार्बन आपको मिला हुआ मिलेगा उसको हार्ड बनाने के लिए। ठीक है? तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर आगे अगर हम आगे बात कर लेते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। अब देखो, यही चीज आपको बस आयरन के फॉर्म में बता रखे, तो आयरन वाला पूरा चैप पता है यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे, जो है ना आपको ऊपर समझाई कि इजिली आपको प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी मिली हुई मिलती है, क्योंकि हमें हार्ड फॉर्म में आयरन चाहिए होता है। अगर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए होगा, तो आप उसको ईज़िली आप खींच सकते हो, तोड़ सकते हो हाथों से, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? इतना ज़्यादा वो सॉफ्ट होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के साथ देखने को मिलती है, तो यही चीज़ आपको नीचे बताई गई है कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन में आप यहाँ पे क्या-क्या करते हो, वो आप यहाँ पे ज़रूर गो थ्रू कर लेना। फिर आगे आप देखोगे, आगे आपको यहाँ पे प्योर गोल्ड का एक पैराग्राफ बोल लो यहाँ पे छोटा-सा दे रखा है, कि आपका प्योर गोल्ड जो है बेसिकली आपका 24 कैरेट का होता है। पर ये क्योंकि ये खुद में इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, इसलिए कभी भी यहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। ठीक है? यहाँ पे याद रखना कि जो आपका प्योर गोल्ड होता है, वो एक्चुअली में आपका 24 कैरेट गोल्ड को हम लोग यहाँ पे प्योर गोल्ड बोलते हैं। पर वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको हम कभी भी यूज़ नहीं करते ज्वेलरी बनाने में। तो इसलिए हमेशा ना इसको मिलाया जाता है, या तो सिल्वर के साथ, कॉपर के साथ, इसको हार्ड बनाने के लिए। ठीक? और इंडिया में आप देखोगे तो प्योर गोल्ड का फॉर्म मतलब एक तरीके से हो गया यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड। तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि जितनी भी ज्वेलरीज बनती है ना, ज्यादातर वो आपकी यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड की बनती है, ना कि 24 कैरेट गोल्ड की। क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसके थ्रू आप ज्वेलरीज नहीं बना सकते हो। तो इसलिए आपका यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड यहाँ पे यूज होता है। इसमें इंप्यूरिटीज आप डालते हो, कॉपर थोड़ा डालते हो या सिल्वर डालते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह, जो आपकी ज्वेलरीज वगैरह है, वो आप यहाँ पे बनाते हो। ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी
देन द अलॉय इज नोन एज एमेलगम। अब देखो यहाँ पे कुछ अलॉयज के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि अलॉयज आपका अगर मान लो आपका ऐसा है जिसके अंदर मर्करी प्रेजेंट है, तो ऐसा कुछ आपके अलॉय को हम लोग यहाँ पे एमेलगम के नाम से भी जानते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, यहाँ पे आप बोल रहे हो मेटेलिक, आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका उस अलॉय का यहाँ पे लेस देन है प्योर मेटल से, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ब्रास समझा रखा है, जो आपको मैं पहले बता रखा है, जिसमें जिंक और कॉपर आपको देखने को मिलता है। कॉपर 70%, जिंक आपको 30%। फिर आपको ब्रॉन्ज एग्जाम्पल दे रखा है ओर का, इसको भी आप जरूर गो थ्रू कर सकते हो। सोल्डर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ओर्स दे रखे हैं, बहुत ज्यादा ओर्स नहीं दिए, 3-4 ओर्स दिए हैं, तो उसको जरूर आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो आपको एक पोल आपको देखने को मिलता होगा यहाँ पे, दिल्ली में आपका यहाँ पे ये है। इस पे कभी भी आपको ना रस्ट देखने को नहीं मिली होगी, तो वही सेम चीज बस आपको यहाँ पे बताई गई है यहाँ पे, पर ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वरना टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ हमारी यहाँ पे जो सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसको भी आप जरूर गो थ्रू कर सकते हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे उसकी भी जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप उसको भी जरूर गो थ्रू कर लेना, उसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब देख लेना वीडियोस, और खुद से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।